Good morning, students. In the last lecture, we were doing the chapter number 4, climate. Today, we will continue the same. Our topic is climate control. क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में हम पढ़ रहे थे. मैंने आपको बताया था देयर आर 6 फैक्टर्स which control the climate of any region, and these factors are: first is latitude, second is altitude, third is pressure and winds, fourth is distance from the sea, fifth is ocean currents, and the sixth is relief features. These are the 6 factors which control the climate of any region. Now come to the first one, that is latitude. Latitudes मैंने आपको बताया था that are an imaginary lines which are drawn parallel to the equator. जो इक्वेटर के पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं, and it lies from north to south, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, टोटल इज 180. तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से, सपोज ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इक्वेटर से हम पोलवर्ड जाएंगे, वेदर इट इज नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड. नॉर्थवर्ड पोल जाएंगे या हम साउथवर्ड. जैसे जैसे हम इक्वेटर से अपर लैटिट्यूड्स में जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाता है. ठीक है, क्यों है इसका रीजन कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है वहां पर सन रेज क्या होती है, बिल्कुल डायरेक्ट होती है सन रेज. जैसे जैसे हम 0 डिग्री से अबव जाएंगे या बिलो जाएंगे, मीन्स नॉर्थवर्ड जाएंगे या साउथवर्ड जाएंगे, तो सन रेज क्या होती जाती है, इंक्लाइन होती चली जाती है, टेढ़ी होती चली जाती है. जितनी सनरेज इंक्लाइंड होगी उतना ही वो रीजन जो है कम जो है हीट या कम सोलर एनर्जी रिसीव करेगा. इसीलिए जो 0 डिग्री इक्वेटर है उस पर हम क्या करते हैं, हाई इंसोलेशन यानी हाई जो सोलर एनर्जी है वो रिसीव करते हैं. जैसे जैसे हम 0 डिग्री से नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड जाएंगे क्या होती जाएगी, सन एनर्जी का जो अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा. जैसे जैसे वो सन एनर्जी का अमाउंट कम होता जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा. क्लियर. सेकेंड फैक्टर इज आल्टीट्यूड. आल्टीट्यूड मीन्स हाइट. हाइट हम मेजर करते हैं अबव द सी लेवल. सी लेवल को हम 0 लेकर चलते हैं और कोई रीजन सी लेवल से कितनी हाइट पर है उसे हम क्या कहेंगे, उसका आल्टीट्यूड. अभी जितना हम सी लेवल से हाइट पर जाएंगे, जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा. थर्ड है हमारा प्रेशर एंड विंड्स. अब प्रेशर एंड विंड्स क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है, रिवर्स रिलेशनशिप होता है. ये चीज आपको अभी जब हम मॉनसून करेंगे तो भी पता होना चाहिए. I am denoting temperature from T and pressure from T. तो टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होगा, रिवर्स रिलेशनशिप होगा. अगर टेम्परेचर किसी रीजन का हाई है तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया हो जाएगा. अगर किसी रीजन में हमारा टेम्परेचर लो है तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा. अब विंड्स क्या करती हैं, अब ये तो प्रेशर कंडीशंस हो गई. जैसे जैसे टेम्परेचर में डिफरेंसेस आएंगे प्रेशर कंडीशन में भी डिफरेंसेस आएंगे. अब प्रेशर कंडीशन में डिफरेंसेस आने का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रेशर जो है, विंड्स जो है दैट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. ठीक है, विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं. अब
इस फिनोमिना का हमारे एशिया के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेदर, अब विंटर्स है तो यहाँ टेम्परेचर डाउन है, तो प्रेशर क्या है हमारे यहाँ पर हाई है, और समर्स में इसका रिवर्स रिलेशन हो जाता है। तो इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर विंड्स की जो मूवमेंट है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसको हम आगे करेंगे। तो इसका मतलब प्रेशर और विंड्स जो है वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है किसी भी क्लाइमेट पर, किसी भी एरिया की क्लाइमेट पर। अब विंड्स जो है हाई टू लो प्रेशर तो मूव कर रहे हैं, लेकिन अब मान लो कि अगर ये प्रेशर एरिया ड्राई एरिया है, ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा, विंड जो है वो ड्राई एरिया से आ रही है, तो जिस रीजन में वहां के रीजन को भी ये क्या कर देगी, ड्राई कर देगी। ठीक, अगर हम इसका रिवर्स लेते हैं कि हाई प्रेशर एरिया जो है वो वेटी एरिया है, मीन्स या तो ओशंस है, तो ये जहां से विंड जो है ओशंस पर से जाएगी तो वो मॉइस्चर कैरी करेगी, और जिस एरिया पर जाएगी वहां पर भी उस एरिया को भी वेटी कर देगी। इट मीन्स वहां पर भी प्रेसिपिटेशन कर देगी या ह्यूमिडिटी ले आएगी। तो इट मीन्स क्या है कि हाई प्रेशर और विंड्स का जो रिलेशनशिप है, इट ऑल्सो affect the climate of any region. Next factor is distance from the sea. Distance from the sea, अब आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा, देयर इज अ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, कि लैंड जो है वो बहुत ही जल्दी ठंडा होता है और बहुत ही जल्दी गर्म होता है, बिकॉज लैंड इज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। यहाँ से जो सन रेज है, जैसे ही सपोज ये लैंड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, तो सन रेज यहाँ पर आएंगी तो वो क्या होगी, इसके नीचे नहीं जाएंगी, तो इसी एरिया को उसे क्या करना होता है, हीट अप करना होता है। तो जब कम एरिया को, उसको ऊपर की सरफेस को ही हीट करना है, तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया आपको लैंड की, ये क्या है, ओपेक्यू है, तो सन रेज को अपने से नीचे नहीं जाने देती, तो सरफेस जो है वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। इसी तरीके से जो है हमारा लैंड जल्दी ठंडा भी होता है। जब रात होती है तो ये जो एनर्जी आती है वो वापस बैक स्पेस में भी चली जाती है, तो यहाँ से एनर्जी भी सिर्फ ऊपर की सरफेस से ही जानी है, तो इट मीन्स ये जल्दी ही कूल डाउन भी होगा। ठीक, अब लेकिन वाटर जो है दैट इज ट्रांसपेरेंट, जब सन रेज इस पर पड़ती हैं तो सन रेज जो है इसको क्रॉस करके इसके डेप्थ में चली जाती है, तो सन रेज को पहले उसकी डेप्थ को क्या करना होता है, वार्म करना होता है, तो जब पूरा ये सारा एरिया वार्म हो जाएगा तो सरफेस का जो पानी है वो वार्म अप होगा। इट मीन्स इट विल टेक मोर टाइम देन द लैंड। सो सिमिलरली जब ये ठंडा होगा तब भी नीचे का भी वाटर ठंडा होगा, तभी सरफेस का वाटर ठंडा होगा, तो इट मीन्स इट विल टेक द मोर टाइम than land to cool down or heat up. Approximately it takes 5 times more than land to heat or cool down. अगर ये 1 मिनट में इतना ही सरफेस गर्म हो रहा है तो उतने ही सरफेस को, उतने ही वॉल्यूम वाटर को गर्म होने में 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो 5 टाइम्स का इनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है अबाउट द कूलिंग एंड हीटिंग। अब इसीलिए जो सी के पास का एरिया है वो क्या होगा, सी के पास जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेंज ऑफ टेम्परेचर कम है ना, धीरे से ठंडा हो रहा है, धीरे से गर्म हो रहा है, तो जितना हम ओशंस के पास होंगे या वाटर बॉडीज के पास होंगे उतना ही वहां पर जो हीटिंग और कूलिंग का डिफरेंस है वो हमें कम मिलेगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंसेस कम मिलेंगे। जितना हम सी से दूर जाते रहेंगे उतना ही टेम्परेचर में डिफरेंसेस ज्यादा आते रहेंगे, जैसे जैसे हम लैंड सरफेस पे जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ओशन करंट्स। अब आपने ओशन वेव्स सुना है कि वेव्स जो है वो ओशन में प्रोड्यूस होती हैं, सी एरियाज में प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट इज द करंट्स। करंट्स क्या है, पहले तो आपको वेव्स और करंट्स में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। सपोज कि ये एक ओशन है,
तो आपने इस तरीके से पानी को ऊपर नीचे ऑस्किलेट होते हुए देखा होगा। तो ये ऑस्किलेशन फॉर्म जो है दैट इज वेव। वेव जो है सिर्फ ऊपर नीचे होती है, कुछ मीटर तक, कुछ किलोमीटर तक ये जो है ट्रेवल करता है पानी विद द एनर्जी ऑफ वेव। लेकिन करंट्स क्या होती है, 1000 ऑफ किलोमीटर से पानी जो है वो फ्लो करता है ओशन टू ओशन, दैट इज नोन एज ओशन करंट्स। क्लियर? ओशन करंट्स क्या है, जब पानी एक ओशन से दूसरे ओशन तक 1000 ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओशन करंट। अब 1000 ऑफ किलोमीटर का अगर डिफरेंस जो है वो क्लियर कर रहा है, तो इट मींस वो वार्म रीजन से भी निकलेगा और कोल्ड रीजन से भी निकलेगा, लैटिट्यूडनल वाइज, है ना। अगर हमारा जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये इक्वेटर है, इससे पहले नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और ये साउथ अटलांटिक है। तो पानी जो है वो यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल का एरिया आ गया, तो यहाँ से पानी जो है वो नीचे की ओर फ्लो करना शुरू करेगा। अब ये पोलर रीजन से जब पानी आएगा तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, डाउन। तो इस एरिया का पानी जब यहाँ नीचे आएगा तो वो कैसा होगा, बहुत ही ठंडा होगा। तो यहाँ के रीजन के टेम्परेचर को, यहाँ के ओशनिक वाटर के टेम्परेचर को भी वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। सिमिलरली कि 0 डिग्री इक्वेटर के पास के जो ओशंस हैं वहां पर टेम्परेचर क्या मिलेगा हमें, पानी का हाई मिलेगा। अब ये पानी जब ऊपर की ओर मूव करेगा तो ऊपर के लैटिट्यूड्स में भी टेम्परेचर को क्या कर देगा, हाई कर देगा। तो इट मींस इन ओशंस के साथ लगते हुए, चाहे वो हाई लैटिट्यूड्स एरिया है, लेकिन अगर वहां से वार्म ओशन करंट जा रही है तो वो उस ओशन के पास के एरिया के टेम्परेचर को भी हाई कर देंगे। तो ओशन करंट्स जो है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, कोल्ड ओशन करंट्स और वार्म ओशन करंट्स। कोल्ड ओशन करंट्स जो है वो कहाँ से आएगी, कोल्ड एरिया से, यानी हाई लैटिट्यूड एरिया से। और वार्म ओशन करंट जो है वो कहाँ आएगी, नियर द इक्वेटोरियल एरिया। तो ये जो है 2 तरीके की ओशन करंट्स हमें देखने को मिलती है, दैट इज कोल्ड ओशन करंट्स और ये है वार्म ओशन करंट्स। कोल्ड ओशन करंट्स जिस एरिया में जाएंगी वहां के टेम्परेचर को डाउन कर देंगी। वार्म ओशन करंट्स जिस एरिया से जाएगी वहां के टेम्परेचर को हाई कर देगी। इसीलिए हमें कभी हायर लैटिट्यूड्स पर भी, मेडिटेरियन सी के पास का एरिया अगर हम देखें तो वहां पर हायर लैटिट्यूड्स होने के 60 टू 70 डिग्री का लैटिट्यूड है, वहां पर भी हमें नियर द सी जो है टेम्परेचर जो है क्या मिलता है, हाई मिलता है अकॉर्डिंग टू इट्स लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हमें वहां जितना टेम्परेचर मिलना चाहिए था उसके कंपैरेटिवली वहां पर हमें टेम्परेचर क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। ऐसे ही इक्वेटोरियल एरिया में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स द टेम्परेचर डिक्रीजेस। द नेक्स्ट इज रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स में जैसे कि हमारे माउंटेन्स हैं, अब माउंटेन्स अगर किसी एरिया में हैं तो वो क्या करेंगे, सपोज यहाँ से जो है विंड ब्लो कर रही है, अब इसके रास्ते में कोई माउंटेन आ गया तो वो विंड की स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जितनी फास्टली ये स्पीड आ रही है या तो उसकी स्पीड को कम कर देगा या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, जिससे क्या होगा कि ये जो माउंटेन्स हैं दे एक्ट एज अ बैरियर, स्पेशली हिमालयन माउंटेन्स फॉर आवर इंडिया। हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे सपोज यहाँ एशिया कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट, इस टाइम यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट पर बहुत ही जो है ड्राई कोल्ड विंड्स फ्लो करती हैं। तो यहाँ जो है जैसे ही ये एशिया से ये विंड्स आएंगी तो इट मीन्स अगर यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स ना होते तो ये डायरेक्टली इंडिया में एंटर कर जाते और यहाँ की विंटर्स जो है वो बहुत ही चिल्ड विंटर होती। लेकिन हम वाइल्ड विंटर यूज यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिमालयस। हिमालयस जो है इन ठंडी हवाओं के आगे एक बैरियर का काम करते हैं और इन्हें इजिली इंडिया में एंटर नहीं करने देते। दूसरा कि जो माउंटेन्स हैं दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रेसिपिटेशन। जब प्रेसिपिटेशन होता है, सपोज मॉइस्ट विंड यहाँ से आ रही है जिसपे मॉइस्चर है,
तो वो क्या करेगी, अगर उसके रास्ते में कोई हिल आ गई, माउंटेन आ गए, तो वो क्या करेगी, उस मॉइस्चर को यहीं पर छोड़ देगी। इट मीन्स यहीं पर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। दैट साइड इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड, जिस साइड से हवा आ रही है। ठीक है, तो अगर जो मॉइस्ट विंड है, यानी मॉइस्चर जिस विंड में है, उस विंड के रास्ते में अगर माउंटेन्स आ जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसके माउंटेन्स जो है उन विंड्स के रास्ते में बैरियर का काम करेंगे, एंड इट हेल्प्स इन द प्रेसिपिटेशन। एंड द रिवर्स साइड इज कॉल्ड लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड, अब इस तरफ से जो है हवा आ रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। एंड दिस साइड इज लीवर्ड साइड। जब तक ये हवा यहाँ से, ये विंड जो है यहाँ से ऊपर उठेगी और नीचे सेकंड साइड पे जाएगी, तब तक वो खाली हो चुकी हुई। जितना उसमें मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, उसने प्रेसिपिटेशन के रूप में यहाँ पे कर दिया होगा। तो जब वो लीवर्ड साइड जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। इसलिए लीवर्ड साइड जो है माउंटेन्स की, दैट रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। क्लियर? दीज आर द 6 फीचर्स which कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। ये तो हमने जनरल फीचर किए जो किसी भी रीजन के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। अभी इतने फीचर्स में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इंडिया के रेफरेंस में करेंगे कि इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं इनमें से। If you have any doubt regarding this topic, you can ask now. Otherwise, we are starting the other. चलिए, अब ये हमने जनरल फीचर्स किए थे। अब हम देखते हैं कि इंडिया की क्लाइमेट को कौन से फीचर्स जो हैं, कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। किन फैक्टर्स का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया की क्लाइमेट पर, जिसके कारण हम यहाँ पर डिफरेंट सीजन फेस करते हैं। डिफरेंट टाइप की जो है टेम्परेचर रीजन टू रीजन यहाँ वेरी करता है। क्या फैक्टर्स है? सो नाउ द फैक्टर्स affecting India's climate. इंडिया की क्लाइमेट को जो है मेनली 3 फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, मेन जिसका यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले है इसमें लैटिट्यूड, सेकंड इज अल्टीट्यूड, थर्ड इज प्रेशर एंड विंड्स, प्रेशर एंड विंड्स में हम देखेंगे 3 तरीके की हमें यहाँ पर प्रेशर एंड विंड्स कंडीशंस देखने को मिलती है। सबसे पहले है यहाँ पर प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, सेकंड है अपर एयर सर्कुलेशन, थर्ड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एंड साइक्लोन्स। These are the 3 major factors which controls the India's climate. Come to the first one, latitude. अब इंडिया का जो है एक्सटेंशन क्या है, नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन क्या है, नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, सॉरी नॉर्थ। यही है ना एक्सटेंशन, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो इट मीन्स 8 डिग्री, 8 डिग्री क्या है, यानी कि 0 डिग्री के पास का एरिया। फिर ऊपर चला गया 37 डिग्री, तो इट मीन्स इसके बीच में ही लाई करेगा ना 23 डिग्री हाफ, 23.5 डिग्री, है ना।
तो 23.5 डिग्री हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ आया मैंने क्या बताया आपको कि इंडिया का नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड एक्सटेंशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इट मीन्स 0 डिग्री हमारा ये है, तो इंडिया का स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, 8 डिग्री से। ये इंडिया का एक्सटेंशन है, 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, यानी नियर द इक्वेटर स्टार्ट हो रहा है। फिर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर बीच में ही हमारा क्या आएगा, 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री का मतलब क्या है, वो क्या कहलाता है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट पासेस ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द इंडिया। तो ये मिडल में से निकलता है। इसके वेस्ट में क्या है, रन ऑफ कच्छ, और ईस्ट में मिजोरम। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से लेकर ईस्ट में मिजोरम तक लाई करती है, एंड इट पासेस ऑलमोस्ट टू द मिडल ऑफ द इंडिया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे का एरिया होता है, ये सारा एरिया, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये रीजन कैसा हो गया, ट्रॉपिकल रीजन, जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। अब इंडिया का जो है साउदर्न पार्ट हुआ ना ये, अब आप देखते हो कि साउदर्न पार्ट में टेम्परेचर जो है वो हमारे यहाँ के नॉर्दर्न पार्ट के कंपैरेटिवली हमेशा हाई रहता है। that is because of tropical zone, because the southern part of India lies in the tropical zone. Now, above the tropic of Cancer, that area is known as subtropical area. Subtropical area means ऐसा एरिया जहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन, एंड रेनफॉल ऑल्सो। तो ये हमारा जो ऊपर का नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, दैट लाइज इन सब ट्रॉपिकल एरिया। सो व्हाट वी कंक्लूड, इंडिया इज अ सिंगल कंट्री बट इट एक्सपीरियंसेस बोथ टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्यू टू इट्स latitudinal extension। क्लियर हुआ क्या है कि हमारा इंडिया का एक्सटेंशन जो है 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस almost to the middle of India from run of Kutch to Mizoram, and that's why the India experiences two types of climate, tropical as well as subtropical climate. Peninsular part of India faces tropical climate, whether the northern part of India experiences subtropical climate. Clear? Now the second factor which impact the India's climate is altitude. Altitude हमें यहाँ पर हमारे माउंटेन्स का एलिवेशन जो है 6000 मीटर तक देखने को मिलता है ना। एवरेज जो है हमारे यहाँ पर हाइट, यानी माउंटेन्स की हाइट जो है वो 6000 मीटर तक हमें एलिवेशन देखने को मिलता है। अब ये ही एलिवेशन जो है कोस्टल एरिया में 30 मीटर तक रहता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, जैसे हमने अभी पहले फैक्टर में किया था कि जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड्स पर जाएंगे यानी हाइट पर जाएंगे, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमें टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे हैं, माउंटेन्स या हिली एरिया में जा रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज मिल रहा है। मोर ओवर यहाँ पर हमारा जो ये अल्टीट्यूड है वो हमें कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न पार्ट में। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयास मिलते हैं। अब ये हिमालयास क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ बैरियर। अब एशिया से जो इस टाइम इंडिया में ठंड क्यों हो रही है, क्योंकि एशियन कॉन्टिनेंट जो है हमारा, चाइना तिब्बत एरिया, वहां से क्या आ रही है, कोल्ड विंड्स आ रही हैं। अब ये कोल्ड विंड्स डायरेक्टली बहुत ही फास्टली ब्लो करती हैं और ये डायरेक्टली एंटर कर जाती इंडिया में अगर ये हिमालयास ना होते, और यहाँ पर भी हम रशिया और साइबेरिया की तरह बहुत ही ज्यादा चिल्ड विंटर फेस कर रहे होते। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिमालय
ये कोल्ड विंड्स क्या होती हैं, इनकी स्पीड कम हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पर हम क्या फेस कर रहे हैं अब, माइल्ड विंटर, ठीक है, जिसको हम सहन कर सकते हैं। सिंपल माइल्ड विंटर जो है हम फेस कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिमालयस। नाउ कम टू द थर्ड वन, प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स में मैंने आपको तीन कंडीशन बताई, तीन तरीके की कंडीशंस जो हैं प्रेशर एंड विंड्स की इंडिया में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले आते हैं प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। अब प्रेशर एंड सरफेस विंड्स क्या है? प्रेशर में तो मैंने आपको बता दिया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स मूव करती हैं। अब इन्हीं प्रेशर के अकॉर्डिंग हमने पूरे अर्थ को किसमें डिवाइड किया हुआ है, 7 प्रेशर बैंड्स में। 0 डिग्री जो है वो हमारा लो प्रेशर बेल्ट एरिया है। ये 0 डिग्री जो है वो क्या है, लो प्रेशर बेल्ट एरिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेशर और टेम्परेचर में रिवर्स रिलेशन होता है, और 0 डिग्री पर सन रेज डायरेक्ट होती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर लो होगा। क्लियर? तो इसी तरीके से इसके बाद जो है वो हमारी बेल्ट आती है हाई प्रेशर की, फिर एक बेल्ट आती है लो प्रेशर की, इसी तरीके से हाई प्रेशर और लो प्रेशर, इस तरीके से ही हमारा नॉर्थ में। तो हमने पूरे अर्थ को जो है, पूरा अर्थ किसमें डिवाइडेड है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर में। अब विंड्स क्या करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेंगी। ये भी हाई प्रेशर एरिया होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया मूव करेंगी। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में, इंडिया का जो इंडिया जो है वो किस रीजन में आता है, नॉर्थ ईस्टर्ली। पहली बात तो इंडिया का साउदर्न में कोई पार्ट है ही नहीं, है ना, तो हम इस कंडीशन को अभी नहीं देखते। इंडिया का साउदर्न में तो कोई पार्ट है ही नहीं, नॉर्थ में है। तो इंडिया का जो ये यहाँ पर एक्सटेंशन है, तो इंडिया कौन से रीजन में पड़ता है, ये जो हमारी फर्स्ट हाई प्रेशर बेल्ट है वो हमारा कौन सा जोन है, ईस्टर्ली विंड्स का। ईस्टर्ली विंड्स क्यों कहते हैं कि these winds comes from the eastern side, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कह सकते हैं हम। नॉर्थ, ये नॉर्थ एरिया और ये ईस्ट एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया से ये विंड्स आती हैं, इसलिए हम इस जोन को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स एरिया। तो इंडिया जो है वो हमारा इसी जोन में लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जोन में। अब ये मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो हैं वो कहाँ ओरिजिनेट होती हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में। सब ट्रॉपिकल रीजन में ये ऑरिजिनेट होंगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ये ऑरिजिनेट हो रही है। अब क्या होता है, अब इसमें जब ये विंड्स, एक वर्ड है कॉर्लिस इफेक्ट। सबसे पहले ये देखो कि कॉर्लिस इफेक्ट क्या होता है। अब सपोज कि आपने एक बॉल लिया और उस बॉल को स्पीडली जो है बहुत स्पीडली स्पिन कर रहे हो, घुमा रहे हो उसको। अब बॉल जो है वो घूम रहा है और ऊपर से आपने पानी डाला, क्या वो पानी बिल्कुल सीधा इस तरीके से जाएगा बॉल पे? नहीं, क्योंकि वो बॉल जो है स्पिन कर रहा है। तो इट मीन जब आप पानी डालोगे तो पानी जो है वो साइडों में फैल जाएगा, एक डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, है ना। कभी करके देखा हो आपने, तो ऐसे करके देखना। या फिर आपका फैन होना है, फैन आपका रोटेट कर रहा है, आप पानी डालोगे तो पानी सीधा नीचे नहीं आएगा फैन के, वो फैन की जैसे जिस डायरेक्शन में फैन घूम रहा है उस डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, पानी भी उधर ही चला जाएगा। दैट इज कॉर्लिस इफेक्ट। अब क्या होता है, हमारे अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग क्या है, ये सारा एटमोस्फेयर है जहां से हवाएं आ रही है। अब ये हवा जो है ऊपर से आ रही है, लेकिन अर्थ भी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अपने अर्थ को एक्सिस पर रोटेट करने के कारण ये विंड सीधी ना आकर जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती हैं, ये क्या हो जाती हैं, अपने ईस्टवर्ड मुड़ जाती हैं, अपने राइट साइड मुड़ जाती हैं। ठीक है, अब यही चीज जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होता है, ये जो है वो अपने लेफ्ट साइड टर्न कर जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट साइड टर्न करती है विंड्स, और इन द साउदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड।
इस चीज को जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था कॉर्लिसिस ने, इसके नाम पर ही इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, कॉर्लिसिस इफेक्ट। अब इस कॉर्लिसिस इफेक्ट के कारण यहाँ पर क्या चलती है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ब्लो करती हैं। अब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स क्या है, ये जो है वो कहाँ से आ रही है, ड्राई रीजन से आ रही है। तो ड्राई रीजन से आएंगे तो इट मीन्स यहाँ पर होगा मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो इट मीन्स प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अगर होगा भी तो किसी वाटर बॉडी से निकली थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसने कैरी कर लिया तो हल्का फुल्का मॉइस्चर हो सकता है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, या तो नो रेनफॉल या लिटल रेनफॉल। इट मीन्स क्या है कि इंडिया तो इसी रीजन में लाई कर रहा है, तो इंडिया में तो रेनफॉल होगा ही नहीं, इसका मतलब इंडिया तो एक ड्राई लैंड होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, आप फेस करते हो यहाँ पर रेनी सीजन होता है, खूब बारिश होती है 4 महीने, तो फिर वो बारिश किस कारण से होती है। अभी हमने कहा कि इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में आता है, जो बहुत ही ड्राई विंड्स है, ड्राई लैंड एरिया से आ रही हैं, कोई मॉइस्चर कैरी नहीं करती। हल्का फुल्का अगर मॉइस्चर है तो उसके कारण थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जैसे कि इस टाइम हम विंटर्स में फेस कर रहे हैं, दैट इज द विंटर कंडीशन। लेकिन समर्स में क्या होता है, प्रेशर में डिफरेंसेस आ जाते हैं। समर्स में क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर गर्मी आती है तो इंडिया में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब टेम्परेचर हाई होने का मतलब प्रेशर का लो हो जाना। तो जितना भी सेंट्रल एशिया का पार्ट है, नॉट ओनली इंडिया, जो सेंट्रल एशिया है वहां पर सारे में क्या होता है, क्योंकि ये लैंड सरफेस है, लैंड जो है बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगी समर में, टेम्परेचर जो है एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा, एक्सट्रीमली हाई होने के कारण प्रेशर लो हो जाएगा। लेकिन इंडिया के नीचे क्या है, इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन जो है वो कंपैरेटिवली क्या रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर लो रहेगा, टेम्परेचर लो होने के कारण प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। अब विंड कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की ओर। तो इट मीन्स अब विंड कहाँ से आ रही है, ओशनिक रीजन से। ओशनिक रीजन से आएंगी तो इट मीन्स वो क्या करेंगी, मॉइस्चर कैरी करेंगी। मॉइस्चर कैरी करने के बाद जब भी इनके रास्ते में कहीं कोई ऑब्स्टेकल आएगा, मीन्स माउंटेन्स आएंगे, तो वो वहां पर क्या करेगी, प्रेसिपिटेशन करेगी। तो ऐसे ही समर्स में इंडिया में जो प्रेसिपिटेशन होता है दैट इज ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंसेस, यहाँ पर जिसको हम मॉनसून्स कहते हैं उस टाइम। ये हो गया प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। नेक्स्ट है आपका अपर एयर सर्कुलेशन। सरफेस विंड्स मींस जो सरफेस पर के पास चलती हैं, नियर द सरफेस जो विंड्स फ्लो करती हैं। तो हमने कहा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में हम आते हैं। सेकेंड में कह रही हूँ अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन जिसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब ये जेट स्ट्रीम अपर एयर में ये जो एयर है वो नियर द सरफेस नहीं ब्लो करती, दैट फ्लोज इन द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, नियर अबाउट 12,000 मीटर की हाइट पर ये एयर ब्लो करती हैं। 12,000 मीटर और 12 किलोमीटर यू कैन से, 10 to 12 किलोमीटर ये एरिया हमारा कौन सा हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर का एरिया। ट्रोपोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में ये क्या करती हैं, ये एयर बहुत ही स्पीडली ब्लो करती हैं। इनका जो इनकी स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर से लेकर 180 किलोमीटर पर आवर तक की हमें इसमें स्पीड देखने को मिलती है। 180 किलोमीटर पर आवर, 84। विंटर्स में 184 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चलती है, और समर्स में ये विंड जो है वो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। इट मींस द जेट स्ट्रीम्स आर upper air blowing winds which blows very speedily in the upper atmosphere। अब ये जो जेट स्ट्रीम है वो भी दो टाइप की है,
वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली। दो जेट स्ट्रीम जो है वो हमें मिलती हैं। विंटर्स में कौन सी जेट स्ट्रीम जो है वो ऑरिजिनेट होती हैं? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मतलब क्या है? जो वेस्टर्न साइड से आ रही है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मतलब जो ईस्टर्न साइड से आ रही है। तो विंटर्स में क्या होता है? विंटर्स में इनकी लोकेशन हमें मिलती है 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक। कहाँ मिलती है इसकी लोकेशन? हमें 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ तक जो है हमें जेट स्ट्रीम मिलती हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? सब ट्रॉपिकल एरिया है ना। 23 डिग्री से ऊपर का है ना, तो ये कौन सा एरिया है? सब ट्रॉपिकल। इसलिए हम इसको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। ये आती है वेस्टर्न साइड से, इसलिए इनको हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। क्लियर हुआ दोनों नेम कि ये जो जेट स्ट्रीम है दैट ऑरिजिनेट between 27 degree to 30 degree north, which is a subtropical area, and these streams are known as subtropical jet stream. They comes from the western side, यानी यूरोपियन साइड, तो इसको हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। अब इसका जो ये जो एरिया है, अब ये एरिया कौन सा है? हिमालयन रीजन तो ऊपर चला गया। ये जो जेट स्ट्रीम है दैट लाइज, ये हो गया हमारा हिमालय, दैट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालय। कहाँ ब्लो करती है? हिमालय के साउथ में, वेस्टर्न साइड से आ रही है और यहाँ ब्लो करती है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? दे ब्रिंग्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? दैट इज साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को इंडिया में लेकर आती है, जिसके कारण आप यहाँ पर दिसंबर जनवरी के मंथ में थोड़ा लिटिल रेनफॉल जो है रिसीव करते हो, जो रबी की क्रॉप्स के लिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। That is because of the westerly jet streams. They brings western disturbances, यानी वेस्टर्न साइड से जो